नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. पडद्यावरचा हिरो साकारताना खऱ्या-खुऱ्या आयुष्यात सुद्धा हजारो लोकांसाठी नायक बनून मदत करणारा आणि नेटकऱ्यांनी प्रेमानं ब्रदर ऑफ द नेशन अशी पदवी दिलेला सोनू सूद आज आपल्या कट्ट्यावरती आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अडल्या नडलेल्यांना मदतीचा हात देऊन सोनू त्यांच्या आयुष्यातला मसीहा बनलाय. उपाशी असलेल्यांना जेवण देणं, कुणाला शिक्षणासाठी मदत करणं, कुणाला शेतीसाठी अवजारं पुरवणं, पीपीई किट पोहोचवणं, लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्यांची आणि त्यांच्या आप्तस्वकीयांची भेट घडवणं, अशा कितीतरी सकारात्मक गोष्टीतनं खऱ्या आयुष्यातला हिरो कसा असतो हे सोनूनं तुम्हा आम्हाला दाखवून दिलंय. या सगळ्या दरम्यान सोनूवरती काही आरोपही झाले, राजकीय कनेक्शन जोडण्याचा प्रयत्न झाला, पण कशानंच विचलित न होता सोनूनं आपलं काम सुरू ठेवलंय. सोनू सूदचं महाराष्ट्र कनेक्शन सुद्धा तितकं स्ट्रॉंग आहे, कारण नागपुरातल्या यशवंतराव चव्हाण इंजिनिअरिंग कॉलेजमधनं सोनूनं आपलं शिक्षण पूर्ण केलंय आणि अर्थात त्याचं या क्षेत्रातलं करिअर सुद्धा इथेच घडलंय. बॉलिवूड सोबतच टॉलिवूडमध्येही दबदबा असलेल्या सोनूचा रील लाईफ ते रिअल लाईफ हिरो हा प्रवास कसा आहे, कसा होता ते आपण जाणून घेऊयात सोनू सूद यांच्याकडनंच. सोनूजी नमस्कार, आपलं स्वागत आहे एबीपी माझाच्या माझा कट्ट्यावर. नमस्कार, कैसे आप? सोनूजी, खरं तर हा गणेशोत्सव आहे आणि गणपतीला विघ्न हरता म्हणतात आणि गेल्या वर्षभरापासून आम्ही बघतोय, खास करून कोरोना काळापासून अनेकांच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही विघ्न हरता बनून त्यांचं छोटं मोठं दुःख तुम्ही दूर करण्याचा, त्यांच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्याचा, त्यासाठी त्यांना मदत करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करताना दिसताय आणि त्यामुळं आमच्या दृष्टीनं आणि हजारो लोकांच्या दृष्टीनं तुम्ही खरेखुरे विघ्न हरता आहात. आणि जेव्हा मी तुमच्या ट्विटरच्या टाईमलाईनवर बघितलं तर लोक आपल्या छोट्या मुलाला, छोट्या बाळाला हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळाव्यात इथंपासून ते शेतामध्ये काम करायला त्यांना सुविधा नाही असं म्हटल्यानंतर ट्रॅक्टर देण्यापर्यंत, म्हणजे अगदी मोबाईल फोनपासून ट्रॅक्टरपर्यंत असंख्य गोष्टी हजारो जणांपर्यंत तुम्ही पोचवलेल्या आहेत गेल्या काही काळामध्ये. माझा प्रश्न असा आहे की तुमच्याकडे काही अलाउद्दीनचा तो जादूचा दिवा वगैरे आहे की काय? तुमच्याकडं हे सगळं देण्यासाठी एवढं कुठून येत आहे? थैंक यू सो मच राजीव जी. मेरा ये मानना है कि विघ्नहर्ता तो बप्पा ही है. वो हमें दिशा दिखाते हैं काम करने के लिए. जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबने देखा कि बहुत सबको परेशानी हुई, सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत थी. तो मुझे लगता है कि बप्पा ने कहीं ना कहीं मुझे वो संदेश दिया कि आपको सबकी मदद करनी है. हम आज तक सोशल मीडिया को हमेशा एक दूसरे को हमने क्या पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा शर्ट पहना है, कौन सा जूता पहना है, इसके लिए यूज करते हैं. लेकिन मुझे पहली दफा ये महसूस हुआ कि ये सोशल मीडिया है आम जनता तक पहुंचने के लिए, उनके विघ्नों के बारे में जानने के लिए कि क्या उन्हें प्रॉब्लम है. और जब मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, पहले प्रवासी लोगों को घर भेजने की बात करें, फिर उसके बाद उनको क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उनकी क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी, कई बार उनको गांव में क्या प्रॉब्लम्स थी, कहीं पे बिजली नहीं था, कहीं पे वाईफाई नहीं था, कहीं पे उनको एडमिशंस नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल में. तो मैंने सबको उससे जुड़ना शुरू किया और आप करीबन 4 से 5 महीने में अभी जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज करता है. उनको कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ हो, किसी को यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए किताबें चाहिए, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो कहीं ना कहीं से जरूर फोन करके, मैसेज करके, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, ईमेल के थ्रू पहुंचता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए. सो आई फील कि बप्पा ने ब्लेस किया है मुझे कि सोनू तुम जाओ और ये काम खत्म करो. और वही उन्हीं के पास भी अलादीन का चिराग है जो बप्पा मुझे शक्ति देते हैं सबको मदद करने के लिए. लेकिन सोनूजी, पण प्रश्न असा आहे की नेमका ट्रिगर काय होता? म्हणजे तुम्ही जेव्हा लोक हे विस्थापित होऊन आपल्या गावी जाताना तुम्ही बघत होता, नेमकं काय घडलं की तुम्हाला असं वाटलं की आता आपण यात उतरलं पाहिजे, या लोकांची मदत केली पाहिजे? असं होतं का की आधीही तुम्ही अशीच मदत करत होतात पण ती बाकी लोकांच्या समोर, आमच्या समोर ती माहिती त्याची आली नाही? जेव्हा ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही मदतीसाठी पुढे आलात तेव्हा सगळ्यांच्या नजरेत ते भरलं. आधीही तुम्ही करत होतात. नेमकं काय झालं की तुम्हाला असं वाटलं की आपण या प्रकारे लोकांच्या मदतीला धावून जायला पाहिजे? राजीव जी, जब मैंने इन लोगों को पैदल चलते देखा और मैं इन लोगों को खाना दे रहा था,
और मैं इन लोगों से वन ऑन वन मिल रहा था। मैं करीबन 16, 17, 18 घंटे हम लोग सड़कों पर रहते थे, इनको खाना देते थे, फ्रूट देते थे, रहने की जगह देते थे। तब जब ये पैदल चलना शुरू हुए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजता हूँ परमिशंस लेके। और जब मैंने पहली दफ़ा भेजना शुरू किया, आप विश्वास कीजिए कि जो वो बसेस की खिड़कियों से जब वो हाथ उन्होंने बाय बाय करना मुझे शुरू किया, तो मुझे लगा कि ऐसा लगा कि मेरे परिवार वाले हैं जो खुद जा रहे हैं। और जब मैं उनको छोड़ने जाता हूँ, जितनी मुझे खुशी होती है उतनी ही खुशी उनको भेजते समय हुई। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है सिर्फ इतने लोगों की नहीं है, पूरे देश की कहानी है। मुझे देश के हर एक इंसान को जो तकलीफ में है उस तक जाना है। और जब धीरे धीरे मैंने मदद करनी शुरू की और उनकी चेहरे पर खुशी और उनके जो गम थे जो कम होने शुरू हुए, वो घर जाते थे, अपने गाँव जाते थे, मुझे मोबाइल से फोटोग्राफ्स खींच के भेजते थे अपने परिवार वालों के साथ कि हम ठीक ठाक पहुंच गए। तो वो जो खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म कर लें, कितनी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाए, वो खुशी आपको मिल सकती है। तो मुझे लगा कि मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है और मुझे हर किसी की मदद करनी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। जी नाही, माझा प्रश्न असा होता की ट्रिगर काय, म्हणजे तुम्हाला बघूनच असं वाटलं या. का लहानपणापासून पूर्वीपासूनच तुमचा हा स्वभाव आहे की असं मदतीला धावून जाणं करणं, लोकांना मदत करणं लहानपणापासूनच होतं का मुंबईत आल्यानंतर आत्ता ही परिस्थिती बघितल्यानंतर हे तुम्हाला जाणवलं? सर, जो ट्रिगर मुझे लगता है कि हर एक मोमेंट जो होता है ट्रिगर करता है। मैं पहले भी मदद करता था, पहले भी बहुत लोगों के लिए हम लोग करते थे, पर ये जो समय था कोरोना का, ये ज्यादा मुश्किल का समय था जहां पर मदद करने वाले बहुत कम लोग थे और तकलीफों में पूरी दुनिया थी। तो जब आप मदद करने वाले हाथ नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा आगे बढ़ के करना पड़ता है। और जब मैं आगे बढ़ा, पहली दफा मैंने मदद किया, तो उन लोगों का जो विश्वास था मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर किया, या उनकी खुशियां, या जो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स देखी, उनको तकलीफों में देखा, बच्चों को पैदल चलते देखा, बीमार देखा हॉस्पिटल्स में, लोगों की जाने जाते हुए देखा। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की जो बेचारे रास्ते में कई बार अपने पेरेंट्स को लेने जा रहे थे, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई, तो मैंने उनके लिए एम्बुलेंस अरेंज करके दी वापस जाने के लिए। सो जब ये सब कुछ करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो गम है बहुत है, मुझे आगे आना पड़ेगा। आई थिंक वो मोमेंट था जो मुझे ट्रिगर किया कि ये घर बैठने का समय नहीं है, इन लोगों को आगे भेजना। और मैंने आई थिंक उस ट्रिगर पॉइंट से मैंने इसको अपनी ड्यूटी समझ लिया। पण सोनूजी, आत्ता परिस्थिती अशी आहे की म्हणजे वेगवेगळ्या माध्यमातून लोक तुमच्यापर्यंत येत आहेत आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सांगतायत. कुणाला उपचारासाठी मदत हवी आहे, कुणाला तरी कुठंतरी पाठवायचं आहे, त्यांना बसची किंवा ट्रेनची काहीतरी अशी सुविधा हवी आहे, कुणाला शेतामध्ये प्रॉब्लेम आहे. अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम आज तुमच्यापर्यंत लोक घेऊन येतात आणि प्रत्येकाला हा विश्वास आहे की आपण सोनू सूद यांच्यापर्यंत गेलो की आपला प्रश्न संपणार. हजारो जण तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतील, अप्रोच होत असतील. तुम्ही त्याचं सिलेक्शन कसं करता? प्रत्येकाला मदत करणं तर अशक्य आहे. तुम्ही किती जणांना मदत कराल? कुणाला मदत करायची आणि कुणाला आपण नाही करू शकत हे तुम्ही कसं ठरवता? राजीव जी, मेरे पास करीबन रोज 200-300 लेटर्स आती हैं, करीबन 10-12 हजार मेल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, ट्विटर पे हजारों मैसेजेस आते हैं। और जब मैं वो मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, मेरी जो फैमिली है वो उनको ही मैंने ड्यूटी लगाई है कि आप सब चिट्ठियां पढ़िए और देखिए कि कितने जरूरतमंद लोग हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भगवान आपको मदद करने की शक्ति देता है, तो आपको ये भी पता लगाने की शक्ति देता है कि ये इसको कितनी जरूरत है, ये खुद अपने लेवल पे काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो हम लोग, जब मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं पता चलता है। फिर मेरी टीम भी है, अपनी एक टीम है जिसको मैं बोलता हूँ कि ओके, आप इसको फोन करो, इसको मैसेज करो, इसके गाँव में बातचीत करो कि कितनी जरूरत है। हम डॉक्टर से बात करते हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, यहाँ पे कंसल्ट करते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हम उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स देखते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज देखते हैं। तो वो सब चीज़ों का एक प्रॉपर होमवर्क किया जाता है, जो हम लोग जिस पे डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये जेन्युइन केस है और इसको मदद करनी चाहिए। इसमें ऐसा भी होता है राजीव जी कि बहुत सारी बार जेन्युइन केसेस नहीं भी आते, क्योंकि हजारों लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनको उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग चूज करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है और हम उसी हिसाब से उसे हेल्प करते हैं। नाही, मला खरं तर सोनूजी असं विचारायचं होतं की हा मदत करण्यासाठीचा जो गुण आहे तुमच्यामध्ये, तो तुमच्यामध्ये कुणाकडून आला आहे? घरामध्ये आई वडिलांकडून आला आहे, बाहेर कुणाच्या त्याच्या प्रभावातून आला आहे? काय तुमची फॅमिली बॅकग्राऊंड काय? तुमचे आई वडील काय करायचे?
राजीव जी आए मेरे जो थी एक प्रोफेसर थी कॉलेज के अंदर, और उन्होंने पूरी जिंदगी जो थी बच्चों को बहुत पढ़ाया है और फ्री में पढ़ाया है। और उनका एक चीज मानना था कि जब भी अगर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो बिना मदद मांगे अगर आप उसका हाथ पकड़ सकते हो, थाम सकते हो, उस तक मदद पहुंचा सकते हो, तो आप कामयाब हो। तो हमेशा मदद करते रहना। मेरी मदर नहीं है अभी, और फादर भी नहीं है। फादर की जो हमारी शॉप थी, कपड़े की शॉप थी मोगा में, एक पंजाब में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मोगा, और उस जिले में जो कपड़े की शॉप थी उसके आगे हर वीक हम लोग एक खाने का लंगर लगाते थे जहाँ पे सब लोगों को खाना दिया जाता था फ्री में। तो हम लोग छोटे थे तब, फिर खुद भी अपने हाथ से खाना देते थे, बड़े होने लगे फिर भी हाथ से खाना देते थे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से मदर और फादर ने वो चीज सिखाई कि लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फिर हमने मदद की और हेल्प किया। और अभी 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 मदर फादर नहीं है, पर जो मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी उतनी ही प्रेरणा है लोगों की मदद करने की। वो हमेशा, मेरी वाइफ है सोनाली, हमेशा बोलेगी कि आप उनकी मदद करो, आप देखो किसी को तकलीफ में तो नहीं है। मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता, बहुत बिजी रहता हूँ, पूरा पूरा दिन कई बार बात नहीं होती, पर दे अंडरस्टैंड कि लोग पूरे देश में तकलीफ में है और सोनू उनकी मदद कर रहा है, तो आप उधर फोकस करो, कोई बात नहीं, परिवार के लिए तो बाद में समय निकल ही जाएगा। पण सोनूजी, असं नाही होत कधी की इतके लोक आपल्याकडे मदत मागतायत, आपण त्यातल्या काही जणांनाच मदत करू शकतोय, अनेक जणांना आपण नाही करू शकत, तर त्याच्यामुळे ते नाराज होतील, त्यांना दुःख होईल, कारण त्यांच्यासाठी लास्ट एक जो ऑप्शन असतो तो बऱ्याचदा तुम्ही आहात आणि तुमच्यानंतर आणखीन त्यांच्याकडे कुणीच उरत नाही। तर अशा वेळेला तुम्ही त्याच्याकडे कसं बघता की आपण तर सगळ्यांना मदत करू शकत नाही? राजीव जी, बहुत बार दुख होता है कि मैं सब तक नहीं पहुंच सकता। मैं हमेशा मैसेजेस में भी लिखता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता, और मैं माफी भी मांगता हूँ उनसे कि कई बार हो सकता है कि जेन्युइन केसेस होंगे जिन तक मेरी मदद नहीं पहुंच सकती, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सब तक पहुंच पाऊँ। और लोग नाराज नहीं होते, लोग समझते हैं कि सोनू के पास पूरा जो इंडिया है, पूरा हिंदुस्तान है इस समय फोन कर रहा है मदद के लिए, और जरूरी नहीं है कि मैं सबकी मैसेजेस देख पाऊँ, पढ़ पाऊँ या उन तक पहुंच पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं 10 में से 6-7 लोगों तक भी पहुंच पाऊँ तो आई थिंक इट्स रियली वर्थ ऑल द एफर्ट्स। 5 महिने झाले आम्ही पाहतोय तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं काम करताय, म्हणजे मायग्रंट्सना घरी पोहोचवण्यातच सगळ्यात मोठं काम. पण परवा हरियाणातल्या मुलांना मोबाईल्स दिले, मग ट्रॅक्टरचा इन्सिडेंट होता. मला प्रश्न असा आहे की या 5 महिन्यात कुठलं काम केल्याचा सगळ्यात जास्त आनंद झाला आणि सगळ्यात वाईट कधी वाटलं? म्हणजे टीका झाली तेव्हा वाईट वाटलं की एखादं काम पूर्ण करता आलं नाही म्हणून वाईट वाटलं? सब अच्छे लगे काम। हर एक, जब मैं लोगों को घर भेजता था तो हर रोज बहुत खुशी होती थी, जब ट्रेन जाती थी, बस जाती थी, घर जाती थी, वो भी बहुत खुशी मिलती थी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, बहुत संतोष मिलता था उससे। और उसके बाद जब मेडिकल हेल्प करनी शुरू की, उससे बहुत संतोष मिलना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान बचा पाए। कल करीबन हमने 11 मेडिकल सर्जरीज की कल के डेट में, आज सुबह से 3 कर चुके हैं हम लोग। और कश्मीर से हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आंध्रा में, कर्नाटका में हम लोग सर्जरीज के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हर चीज में खुशी मिलती है। जब रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं और रिकवर होकर घर चले जाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, बहुत संतोष मिलता है। आज सुबह चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक हम एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे, वो हो गया, उसका मैसेज आया, बहुत संतोष मिला। ऐसा अलग अलग चीजों से हर रोज मुझे लगता है कि हमारे लिए एक पिछले 5 महीने से हर एक जो प्रोजेक्ट है एक चैलेंज की तरह है, उसको हमें पूरा करना है कैसे भी, और जब वो कंप्लीट होता है तो बहुत खुशी मिलती है उससे। लेकिन किस बात का दुख हुआ? दुख जब आरोप लगे, कुछ लोगों ने आपके इंटेंशंस कुछ मतलब उसके बारे में बोला, तो मुझे लगता है सर, मैंने वो जो आर्टिकल भी लोगों ने लिखा था, मैंने बात ही नहीं, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया था उस पर। मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि जब आप कोई काम करने निकलते हैं तो ये आप अपने माइंड में ठान लीजिए अपने मन में कि आप पर लोग आलोचना लगाएंगे कि आपकी क्या अपेक्षा है इस काम करने के लिए, आपका कोई पर्टिकुलर कारण है। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर सकता है अकेला, ऐसे अकेला आदमी थोड़ा कुछ कर सकता है।
तो अलग अलग तरह के लोग आप पर आरोप लगाएंगे और फिर भी आप अपना काम करते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और फिर आप देखेंगे कि यही वो लोग जो आप पर इतने बड़े आरोप लगा रहे थे, आलोचना कर रहे थे, आपकी अपेक्षाओं की बात कर रहे थे, ये लोग शांत हो जाएंगे और ये भी बोलेंगे अरे यार हमसे शायद गलती हुई, ये अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो सोचना नहीं चाहिए, जब आप कोई काम करने अकेले निकलते हैं तो लोग आपको रोकेंगे ही रोकेंगे, बात करेंगे ही करेंगे, पर उसके कारण आपको रुकना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा सबक लिया है मैंने इस पूरे 5 महीने में। सोनूजी, या चंदेरी दुनियामध्ये नशीब आजमावण्यासाठी तुम्ही पंजाब सोडून मुंबईमध्ये आलात, परंतु पहिलं नशीब तुमचं मुंबईत उघडलं नाही, तर त्यासाठी तुम्हाला चेन्नईमध्ये जावं लागलं. तर पहिला ब्रेक कसा मिळाला? मला वाटतं तुम्हाला एक छोटीशी ॲड पण मिळाली होती, त्याला 3,000 रुपये वगैरे काहीतरी पर डे असं मिळालं होतं, आणि त्याच्यानंतर पहिला ब्रेक कसा मिळाला तुम्हाला? जैसे आपने बताया कि पहली ऐड वही थी, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये पर डे पे था, उसमें तो मैं दिखाई भी नहीं दिया ऐड के अंदर, और मुझे लगा कि बहुत मुश्किल काम है इस लाइन के अंदर आना। और फिर पहली जो फिल्म मैंने साइन की थी वो चेन्नई में साइन की थी, तमिल फिल्म थी, और करीबन 7-8 महीने शूटिंग किया मैंने। उसके लिए मुझे अपने बाल पूरे शेव करके गंजा बन के एक अय्यर का रोल भी करना था, तो वो भी मैंने किया। सो क्योंकि कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, धीरे धीरे जो था रास्ता बढ़ता गया। पहली तमिल फिल्म की, फिर दूसरी तमिल फिल्म की, तीसरी की, फिर तेलुगु फिल्म किया, फिर कन्नड़ा फिल्म किया, फिर हिंदी फिल्म किया। भगत सिंह मेरी पहली फिल्म थी, वो बड़े नॉमिनेशंस मिले। तो मुझे पता था कि ये बड़ा मुश्किल सफर है, क्योंकि पहचान नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन बनना जरूरी है। फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते खोलता गया, और आज आपके सामने भी बैठा हूँ। नाही सोनूजी, मला विचारायचं होतं की स्ट्रगलचा काळ खूप कठीण असतो. म्हणजे एकदा तुम्हाला काम मिळाल्यानंतर पुढं सगळं खूप सोपं जातं, पण ज्या वेळेला तुमच्या हातामध्ये काम नसतं, तुम्ही प्रत्येक प्रोड्युसरच्या, दिग्दर्शकाच्या दारामध्ये जाता, तुमचे फोटो देता, तुम्हाला काम मिळत नाही, रोज निराशा येते, रोज तुमच्या हाताला अपयश मिळत असतं. अशा वेळेला टिकून राहणं खूप महत्त्वाचं असतं, आणि ते टिकून राहण्यासाठी तुम्ही नेमकं काय केलं की आपण निराश नाही व्हायचं, आपण परत पंजाबमध्ये नाही जायचं, काही करून हिरो व्हायचा, अभिनेता व्हायचा आणि सक्सेस व्हायचं, त्यासाठी टिकून राहण्यासाठी तुम्ही काय केलं नेमकं? मैं बिल्कुल वही कहूंगा कि जैसे जब आए तो हर जगह निराशा ही मिलती, क्योंकि आपको कोई ब्रेक नहीं दे रहा, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको लगता है कि पता नहीं मैंने सही फील्ड चुना है या नहीं चुना है। तो लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं पंजाब वापस जाऊंगा। मुझे था कि मैं बन के जाऊंगा, थोड़ा वक्त लग सकता है। पहले मुझे लगा कि शायद 1 साल के अंदर मुझे कोई ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन फिर बहुत साल निकल गए, ब्रेक नहीं भी मिला, और लगता रहा। लेकिन एक विश्वास था कि होगा जरूर, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन होगा जरूर। और आज मैं जितने लोग हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कभी भी अपनी जो सपने हैं उनको छोड़िए मत, उनको कभी भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, और एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आप अपने सपनों को पूरा होता देख पाएंगे। हल्ली गेल्या काही दिवसांमध्ये खास करून सुशांतच्या प्रकरणांनी नेपोटिझम, आउटसाइडर, इनसाइडर्स वगैरे ह्या सगळ्या चर्चा खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. तुम्हाला याचा अनुभव काय आला? एक आउटसाइडर म्हणून, ज्याची कसली फिल्मी बॅकग्राऊंड नाही, इंजिनियर झालेलं, म्हणजे खरं तर मला तेही विचारायचं होतं की इंजिनिअरिंग केलेल्या मुलांचं बॉलिवूडचं आकर्षण, कारण आर माधवन इंजिनियर आहे, सुशांत इंजिनियर होता, तुम्ही इंजिनियर आहात, तर ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंडमधून जेव्हा तुम्ही बॉलिवूडमध्ये किंवा या इंडस्ट्रीमध्ये येऊ पाहता, तर आउटसाइडर्सना थोडी म्हणजे सेकंडरी ट्रीटमेंट किंवा त्यांना स्ट्रगल जास्त करावा लागतो. तुमचा अनुभव काय होता? देखिए सर, जो आउटसाइडर और इनसाइडर है हमेशा ही उनका प्रॉब्लम और हमेशा रहेगा। ये ना सिर्फ बॉलीवुड में, हर फील्ड में। अगर आप अपने चैनल की बात करें, वहाँ पे भी जिनकी पहचान होगी वो चैनल में उनको जल्दी जॉब मिल सकता है, कि आपने रिकमेंड कर दिया तो उसको थोड़ा सा जल्दी एंट्री मिल जाएगा, काम मिल सकता है। कॉर्पोरेट में चले जाइए, वहाँ पर भी पहचान चलती है। किसी भी फील्ड में पहचान हमेशा हेल्प होता है, तो बॉलीवुड में भी होता है। ये जब हम आउटसाइडर्स आते हैं तो हमें मालूम है कि आउटसाइडर्स जो एक जनरेशन है उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, शायद सेकंड जनरेशन के लिए उतनी मेहनत ना लगे। जब कल मेरा बेटा अगर बाई चांस उसको इंटरेस्ट हुआ इस लाइन में आने का, तो शायद उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मेरे लिए है। सो मैं बोलता हूँ कि मैं नेपोटिज्म की जो बात करते हैं, मैं उसके अंदर नहीं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कनेक्शंस के कारण आपको पहला ब्रेक मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो आप पहली फिल्म के बाद बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो टैलेंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अगर आपकी कनेक्शन है और आपको पहला ब्रेक मिल जाता है और आप अच्छा काम करते हैं, फिर तो आप स्टार बन ही जाते हैं।
सो आई फील कि जो भी बाहर से लोग आते हैं उन्हें बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि मुझे कितना भी मुश्किल लगे, और मुझे पता है कि ये लाइन मुश्किल है बाहर के आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन आई विल गिव माय बेस्ट एंड मैं एक एग्जांपल सेट करूंगा लोगों के लिए कि बाहर के लोगों को भी जो है कामयाबी मिल सकती है. सोनूजी, आत्ता सुशांतच्या घटनेनंतर बॉलिवूडमध्ये आत्ता जे चालू आहे ते योग्य चाललंय का? सुधीर मिश्रासारखे दिग्दर्शक आहेत, अनुभव सिन्हासारखे दिग्दर्शक म्हणतात की आम्ही आता बॉलिवूड सोडलं. कंगनासारखे ॲक्टर्स म्हणते की बॉलिवूड गटर आहे, ह्याची साफसफाई व्हायलाच पाहिजे. डू यू थिंक हे जे सगळं चाललंय ह्याची गरज आहे का? ये जरूरी है? देखिए सर, ये जो सुशांत गए हैं बहुत दुख की बात है. हमारा कलीग है जो चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात ये है कि हमारे कुछ एक्टर्स या फिर हमारे साथ वाले लोगों ने इसको इतना उछाल दिया जिसके कारण बाहर की जो जनता है उनको गलत पिक्चर मिली है बॉलीवुड की. बॉलीवुड एक बहुत ही कमाल की दुनिया है, बहुत कमाल की फिल्म इंडस्ट्री, बहुत कमाल की फैमिली है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आएंगे. अभी आप सोचिए कि बाहर कुछ छोटे गांवों का अगर माँ बाप अपने बच्चे को बॉलीवुड में भेजेंगे तो डरेंगे कि पता नहीं बॉलीवुड के कौन लोग हैं, वो क्या कर देंगे. ऐसा नहीं है. बॉलीवुड एक परिवार है. हाँ, अब उसमें जगह बनाने के लिए आपके अंदर बहुत टैलेंट और बहुत ही पेशेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हर इंसान जो जिसका कोई लेना देना नहीं है सुशांत से, या फिर कोई कनेक्शन नहीं है और आपको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप उनके बारे में फिर भी बात करते हैं तो बहुत दुख की बात है. क्योंकि उनका परिवार है, उनके पिताजी हैं, उनकी बहन है और पूरी दुनिया है. और जब उनको पता चलता है कि हम ऐसी बातें करते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो दुख की बात है. मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने को मोर रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है. तुमच्यावर पूर्ण भारतानं खूप प्रेम केलं, ट्विटरवरून खूप मेसेज येत आहेत, पण बॉलिवूडचे, हिंदी इंडस्ट्रीचे जे मोठे मोठे कलाकार आहेत ते मात्र या कामाचं मन मोकळेपणानं कौतुक करताना दिसत नाही आहेत. का असं असेल असं? नहीं किया था. अजय देवगन जी ने ट्विटर पे कंग्रेचुलेट किया था. शिखर धवन ने बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छा काम किया था. और फिर बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने मैसेज भी किया मेरे को कि आप सोनू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. और हमें बड़ी खुशी मिलती है, प्राउड महसूस होता है कि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हैं और बड़ा अच्छा लगता है. तो आई थिंक पर्सनल मैसेजेस आए थे एंड आई थिंक ठीक है सर. मुझे लगता है कि हम जब अच्छा काम करने लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तारीफ करें या ना करें, और हम ये सोचकर नहीं करते कि आपको तारीफ करेंगे लोग, ट्विटर पे आपकी वाहवाही करेंगे. आपको काम करते रहना है. मुझे लगता है सबसे बड़ी मेरी तारीफ वो है जब दरभंगा में एक औरत अपने बेटे का नाम मेरे ऊपर रखती है. कल यादगिरी एक कर्नाटका के अंदर गांव है जहां पर एक माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया और उन्होंने एक अपने बेटे का नाम मेरे नाम से रखा. लोग वेल्डिंग वर्कशॉप खोलते हैं तो उसमें मेरा नाम रखते हैं, स्कूल खोलते हैं तो मेरा नाम रखते हैं. तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्रशंसा है. मुझे लगता है कि आम जनता का जो दिल जीतना, जो आपको कभी जिंदगी में मिला नहीं है या पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको उससे प्यार मिलता है वो आपकी सबसे बड़ी जीत होती है. और उसी जीत के लिए मैं इंतजार करता हूँ और मैं काम करता रहूँगा. पण सोनू, बऱ्याचदा असं होतं की म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये खूप मोठं नाव मिळालेले, खूप पैसा मिळवलेले अनेक जण आहेत जे त्यांनी कधी आपल्या खिशामध्ये हात घातल्याचं फारसं दिसलेलं नाही. त्यांच्यापैकी कुणाकडून अशी प्रतिक्रिया आली की काय फार शहाणा झाला का, फार पैसे खर्च करायला लागला, फार दानशूर कर्ण बनून फिरतोय आणि हे करण्यामुळं आमची तो अडचण करतोय, अशा टाईपची रिॲक्शन कोणाची आली? मैं सर रिएक्शंस का ना इंतजार ही नहीं करता. मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ. मेरा टारगेट रहता है कि मैं आज सुबह उठूं और कितने लोगों तक मदद पहुंचाऊं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैंने कल किसी के साथ कुछ ब्रांड की बात होती है. जब मेरे पास कोई भी ब्रांड अप्रोच करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ब्रांड की बात तो बाद में, पहले हम बताओ कि लोगों तक मदद कैसे पहुंचा पाएंगे. अगर एक बिजली का ब्रांड मेरे पास आता है, उसको बोलता हूँ कि चलो हम 10 गाँव में बिजली लगाते हैं. अगर मुझे पास फोन का ब्रांड आता है, चलो हम लोग स्मार्टफोन्स डोनेट करते हैं, लोग पढ़ाई करेंगे.
अगर मेरे पास पेंट का ब्रांड आता है तो मैं उसको बोलता हूँ चलो गांव पेंट करने चलते हैं। सो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं कैसे उनको करूँ। किसी हॉस्पिटल ने बोला कि अच्छा मैं आपके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं हॉस्पिटल को बोलता हूँ मैं आपके लिए प्रमोट करूंगा, लेकिन आप मेरी 20-25 सर्जरीज फ्री करवा के दीजिए जो मैं बच्चों के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा मोटिव है सर, मेरी दिशा और है। मेरी दिशा ये नहीं है कि कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कौन मेरा साथ दे रहा है, वो कौन मेरे से ज्यादा अमीर है, उसने कितनी मदद की या नहीं मदद की। मेरी दिशा अलग है। मेरी दिशा है आम लोग जो किसी गांव में बैठे हुए, जो इस लायक नहीं है कि वो कुछ किसी की मदद के कारण उनका इलाज हो पाए, मुझे उन तक पहुंचना है, उन तक मदद पहुंचानी है, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई डिफरेंस लेके आना है। वो मेरा लक्ष्य है और मैं उसी लक्ष्य से सुबह उठता हूँ और रात तक उसी लक्ष्य में लगा रहता हूँ। तर बॉलिवूडमधला दानशूर कर्ण त्याच्याशी आम्ही आत्ता बोलतोय. नहीं सर, ऐसा नहीं है, दानवीर करण नहीं हूँ मैं तो एक आम इंसान हूँ सर बॉलीवुड का, जो मुझे लगता है कि मुझे एक दिशा मिली है, जो दिशा की तलाश में बहुत साल से था। मैंने बहुत किरदार किए फिल्मों में, पर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट किरदार यही है। मुझे जितनी खुशी लोगों की हेल्प करके मिलती है, मुझे उतनी खुशी शायद मेरी फिल्में हिट होती थी नहीं आती। मुझे करीबन 6 स्क्रिप्ट आए हुए हैं पिछले 4-5 महीने में, मुझे 5-6 स्क्रिप्ट आए। मैं अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बोलते हैं कि आपने पढ़े स्क्रिप्ट, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, मैं बिजी रहता हूँ, मुझे 5-6 दिन दीजिए। और वो भी बोलते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि तू बिजी है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत ले, बाद में पढ़ लेना, मुझे पता है कि लोगों की हेल्प कर रहा है। मैं 4-5 पेजेस पढ़ने शुरू करता हूँ स्क्रिप्ट के, पर मेरा ध्यान चले जाता है कि अरे वो यूपी के अंदर, वो कर्नाटका के अंदर उसको जरूरत है, तो मैं उसको फोन लगा के बोलता हूँ, तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता। सो माई आइडिया इज कि मुझे अभी ये दिशा में बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर मुझे खरा उतरना है। और बॉलीवुड थोड़ा वेट भी कर सकता है, इंतजार भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सोनू जी, आपको ऐसा लगता है कि ब्रांड वाले भाग जाएंगे? हम आते हैं सोनू के पास ब्रांडिंग करने के लिए, सोनू सूद हमें ही काम पे लगा देता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा स्क्रिप्ट पे से ध्यान हट रहा है, फिल्मों में से ध्यान हट रहा है? सब लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो हमें ही काम पे लगाएगा, खुद अलग काम पे लग जाएगा। नहीं सर, बहुत खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, उनको बड़ी अच्छे लगते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं वैसा। आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिनों में हम लोग, जो मैंने आपसे शेयर की, वो सब लोग हम लोग लेके भी आएंगे चीजें। बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि यार हमने बहुत सारे ब्रांड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, पर हमें आपकी सोच देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने अपने स्क्रिप्ट्स भी बदले इसलिए, अरे यार ये अच्छा चीज है, ये अच्छी थॉट है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक ऐड की, लोगों ने देखा, लोगों को सबको पता है कि ऐड कर रहे हो, उस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले भी किसी ने ऐड किया था और भी करता रहेगा कोई ऐड। ऐड का मजा तब है कि जब वो एक्चुअल जो मदद है आगे तक पहुंचे। एंड आई थिंक ब्रांड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी जब आप उनको ऐसी सजेशन देते हो। क्रिएटिवली आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी तो उनके ऊपर है कि वो करे ना करे, लेकिन आपका जो सोच है मदद करने की, वो तो रहनी ही चाहिए। पण सोनू, या सगळ्या अशा आत्ता जे तुम्ही काम करताय त्याच्यामुळं यापुढं तुम्हाला कुणीही प्रोड्युसर डिरेक्टर विलन नाही करू शकणार. आता आता कुणाला तुम्हाला हिरोच करावं लागेल. आता विलन कसं करेल? सर अभी सब हीरो के ही ऑफर आ रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी फिल्म्स के ऑफर आए हैं सारे हीरो के ही ऑफर्स हैं, पूरे देशभक्ति के, बड़ा जो काम करने वाले। और हमारे बड़े बड़े जो मेरे दोस्त हैं, बड़े एक्टर्स हैं, जो उनके पास स्क्रिप्ट थे, वो भी मेरे पास कई स्क्रिप्ट्स आए हैं कि नहीं अभी आप इसको सूट करते हो, आपको ये फिल्म करनी है। तो बोलते हैं कि जिंदगी में हमेशा कई बार वो सेकंड इनिंग्स खेलने का मौका मिलता है आपको, तो शायद पप्पा ने वो सेकंड इनिंग्स के लिए मुझे अभी पिच पे उतारा है, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इनिंग्स भी बखूबी खेलें। सोनू, मला 2 प्रश्न तुम्हाला विचारायचे आहेत. तुम्ही आत्ता जिथे बसलात त्या फ्रेममध्ये आम्हाला पाठीमागे काही अवॉर्डसुद्धा दिसत आहेत. नक्कीच ते अवॉर्ड्स तुमच्यासाठी खूप स्पेशल आहेत, पण सध्या तुम्हाला ब्रदर ऑफ द नेशन ही पदवी, उपाधी किंवा हे टायटल दिलं गेलं आहे. कसं वाटलं तुम्हाला की जेव्हा लोकांनी तुम्हाला ब्रदर ऑफ द नेशन म्हणून संबोधलं? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े नॉमिनेशंस हुए, करीबन 15-20 नॉमिनेशंस मेरे लाइफ के अंदर हो चुके हैं, अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले। पर ऐसा बहुत दफा हुआ कि मुझे लगता था कि मुझे अवार्ड मिलेगा और वो अवार्ड नहीं मिला, और मुझे बड़ा दुख होता था कि अरे मैं, शायद लोग बोलते थे तू डिजर्व करता है इस फिल्म के लिए, अवार्ड नहीं मिला। तो कई बार दुख होता था कि अरे नहीं मिला अवार्ड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन ये जो 5 महीने में मैंने काम किया और जो खुशियां मिली और लोगों ने जो दुआएं दी, वो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड था। जैसे आपने बोला कि ब्रदर ऑफ द नेशन का जो मुझे खिताब दिया हिंदुस्तान ने, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे मेरी आज जब मुझे वो नाम से बुलाया जाता है, लोग बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज मेरे अगर माता पिता होते और वो देखते कि इसको, सोनू को, पूरा देश जो है ब्रदर ऑफ द नेशन बुलाता है,
तो उनको बड़ी खुशी होती है। एंड आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं, उनकी दुआएं थी, उनकी विशेष थी, जिसके कारण ही हो पाया। पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा अवार्ड है मुझे मिल चुका है। इससे बड़ा अवार्ड दोबारा मुझे ना चाहिए ना मुझे मिल सकता है। नाही, लोकांचं प्रेम आहे आणि ते प्रेम टिकवण्याची जबाबदारी सुद्धा तुमच्यावरती आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा की तुमचं शिक्षण नागपूरमध्ये झालेलं आहे, महाराष्ट्रात तुम्ही शिकलेला आहात, तर कॉलेज डेजच्या आठवणी काही आहेत का? नागपूरशी कनेक्शन अजूनही टिकून आहे का तुमचं? मेरा मेरा बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। मैंने जैसे आपने बताया कि नागपुर में यशवंतराव चौहान कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया था। बहुत समय नागपुर में रहा हूँ। मेरे जो इन लॉस है, मेरी शादी भी नागपुर में ही हुई। नागपुर में ही मेरी मुलाकात मेरी जो पत्नी है सोनाली, उनसे हुई। और अभी भी मैं नागपुर जाता रहता हूँ। फिर महाराष्ट्र में मुंबई ने आके मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे अपने घर में जगह दी मुंबई ने। तो महाराष्ट्र मेरा घर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाब में चाहे मेरा जन्म हुआ हो, लेकिन मैंने जो नाम कमाया वो महाराष्ट्र में कमाया। और उसके लिए मैं सब महाराष्ट्र के हर एक प्रत्येक व्यक्ति का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा ऐसी दुआएं करते रहें। और मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो प्यार महाराष्ट्र से मुझे मिला है, उसी के कारण आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, सोनू जी, आम्हाला कौतुक आहे, कारण अब तो आप महाराष्ट्र के जमाई है, तो और भी ज़्यादा आपके बारे में प्यार है महाराष्ट्र को. पण जेव्हा तुम्ही नागपूरला आला होतात, इंजिनिअरिंग करायसाठी आला होतात, हे बॉलिवूडचं वेड किंवा खूळ डोक्यामध्ये तुमच्या कधी आलं? कधी तुम्हाला वाटलं की आपण या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर करावं? का इंजिनिअरिंग करताना ते वाटलं का पूर्वीपासूनच ते होतं? सर, मैंने पहली दफ़ा मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो इंजीनियरिंग करते करते सेकेंड या थर्ड ईयर में मैं थोड़ा फेमस हो गया था। मॉडलिंग करता था, जो फैशन शोज होते हैं नागपुर के अंदर। तो मेरा थोड़ा नाम हो गया था उस नागपुर शहर में कि एक सोनू सूद नाम का एक मॉडल है और काफ़ी नोन है नागपुर शहर में। छोटे छोटे शोज होते थे, कोई बहुत बड़े शोज नहीं होते थे, लेकिन एक नाम हो गया था। और मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते थे कि थोड़ा तू एक्टर जैसा दिखता है, तेरे को जाकर मुंबई में एक आध साल ट्राई जरूर करना चाहिए, तो हो सकता है कुछ अच्छा तुम्हें मिले। तो तब सोच लिया था मैंने थर्ड ईयर में कॉलेज के कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा तो मैं बॉम्बे जाके एक दो साल ट्राई जरूर करूंगा एज एन एक्टर। मुश्किल था, मुझे पता है कि क्योंकि जब आपकी पहचान नहीं रहती बहुत मुश्किल था, लेकिन एक जोश था। और फिर वो जोश जो था मुंबई ले आया और उसी जोश ने रास्ते दरवाजे खोलने शुरू किए। पण घरामध्ये आई वडिलांची त्यावर रिॲक्शन काय होती की आपला मुलगा तर इंजिनियर होण्यासाठी नागपूरला गेलाय आणि आता इंजिनिअरिंग सोडून हे त्याच्या काहीतरी डोक्यात आलंय? त्यांनी काय आनंदानं परवानगी दिली, विरोध झाला, काय झालं? नहीं, आनंद साहब, फुल विरोध नहीं। उन्होंने बोला कि अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारा सपना है बड़ा बनना, सो जाकर मेहनत करो और 100% अपना दो और तुम जरूर बनोगे। तो आई थिंक जो उनका विश्वास था, उसने मुझे नागपुर से मुंबई भेजा और मुंबई में मेहनत करने के लिए टिका के रखा। जब शुरू में कामयाबी नहीं भी मिली, तो ही जो मेरी आई थी वो हमेशा मुझे चिट्ठियां लिखकर कहानियां लिखकर मुझे बताती थी कि तू एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा, कामयाबी मिलेगी, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम देखना, तुम एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाओगे। वो चिट्ठियां आज भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। आज भी मैं कई बार पढ़ता हूँ, अकेला बैठता हूँ, तो मुझे उनकी बात याद आती है कि उन्होंने बोला था कि तुझे वो कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे जब मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मुझे लगता है कि वो उनकी जो बातें कही थी वो उन्होंने आज का दिन देख लिया था कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। सोनूजी, नागपूरमध्ये तुम्ही 4 वर्ष होतात, कोण तिथले मित्र मैत्रिणी कुणाला मिस करताय? भरपूर मैत्रिणी असतील अर्थातच, तिथला पॉप्युलर एवढं मॉडेल होता म्हटल्यानंतर। सर, सब मैं मिस करता हूँ नागपुर के समय को। आज भी सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे जितने कॉलेज के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ वही दोस्त हैं नागपुर के पड़े हुए। आज भी जब मैं वापस नागपुर जाता हूँ तो उन्हीं जगहों पर, उसी चौक, नागपुर में एक शंकर नगर चौक है जहाँ पर मैं चाय पीता था, आज भी वहाँ जाकर चाय पीता हूँ। धर्मपेट एक जगह है नागपुर में जहाँ पे मैं रहा था, आज भी वहाँ जाकर मैं बैठता हूँ। अभी ये है कि पहले आराम से बैठ जाते थे, कोई पूछता नहीं था। अभी अगर आपको 1 मिनट होता है तो वहाँ पे हजारों की भीड़ जम जाती है। फर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन शहर तो मेरा ही है, महाराष्ट्र तो मेरा ही है, लोग तो मेरे ही हैं।
पोहा तर्री आपको पसंद है नागपुर की? आप मिस करते हो पोहा तर्री? मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं आज भी शंकर नगर में पोहा मिलता था सुबह 3:30-4 बजे। हम लोग स्टूडेंट थे तो पढ़ाई करने से पहले हम पोहा और चाय पीने जाते थे, और दही समोसा मिलता था वहाँ पर। आज भी जब मैं जाता हूँ नागपुर में, आज भी जाकर मैं वहाँ पे पोहा खाता हूँ, चाय पीता हूँ और दही समोसा खाता हूँ। हम ॲड देखते हैं इन्स्टंट मॅगी की 2 मिनिट्स नूडल, तर 2 मिनिटात नूडल तर काय मिळत नाहीत किंवा बनत नाहीत, पण सोनू सूदला मेसेज केल्यानंतर मदत मात्र इतक्या वेगानं मिळते. आंध्र प्रदेशातल्या ज्या मुलीच्या घरी तुम्ही ट्रॅक्टर पाठवलात, दुपारी का 12-1 वाजेच्या दरम्यान तुमचा पहिला ट्विट होता की तुमच्या घरी संध्याकाळपर्यंत ट्रॅक्टर येईल, आणि तो खरंच पोहोचला संध्याकाळपर्यंत. तर इतक्या लवकर, इतक्या इन्स्टंट ट्रॅक्टरसारखी गोष्ट पोहोचवणं तुम्ही हे केलं कसं? आणि त्या महिलेला माहिती होतं की, किंवा त्या कुटुंबाला माहिती होतं का की त्यांच्या घरी ट्रॅक्टर येतोय आणि तुम्ही हे सगळं करताय ते? आणि त्यांची रिॲक्शन काय होती त्याच्यानंतर? सर वो जो गांव है वहाँ पे ये नागेश्वर राव का फार्मर है, और चित्तूर में वो गांव है जहाँ पर जरूरत है। तो मैंने जब वो विजुअल देखा तो मुझे याद है शाम का टाइम था, 7:30-8 बजे का, और मैंने 9-9:30 बजे नागेश्वर राव से बात किया कि उनकी 2 बेटियां जो थी वो चला रही हैं, हल खींच रही थी खेती के लिए, और बहुत गरीब था। उसने मुझे बोला कि अगर आप मुझे बैल लेकर दे देंगे, मैं तिरुपति यहाँ से बहुत पास है चित्तूर से, और मैं वहां से बैल खरीद लूंगा, आप मुझे बैल खरीद के दे दीजिए। तो मैंने रात को सोचा कि बैल नहीं, इसको ट्रैक्टर भेज दे, और उसको एक वादा करते हैं कि पूरे गांव को, वो बहुत गरीब गांव है, कि पूरे गांव जो है वो उसको सबको एक दूसरे को ट्रैक्टर से मदद करेगा खेती करने के लिए। और फिर मैंने अगले दिन संडे का दिन था और लॉकडाउन था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने वादा किया है, ट्रैक्टर तो मैं आज के आज पहुंचाऊंगा। फिर मैंने कंपनी में फ़ोन किया, उनके लोकल डीलर से बात किया, और मैंने बोला कि 2-3 घंटे में ट्रैक्टर पहुंचना चाहिए। वो ट्रैक्टर उस गांव में आया, पूरे गांव के लोग वहां पर पहुंचे, और बहुत एक्साइटेड हो गए पूरा ट्रैक्टर देखकर, और अभी खेती हो रही है वहां पर, और सब अच्छा होगा उस गाँव के लिए। सोनूजी, अजून एक छोटा प्रश्न होता की आम्ही पिक्चरमध्ये डायलॉग असे ऐकतो की मैं खडा तो सरकार से बडा स्टाईल, आणि तुमच्या त्या साऊथच्या फिल्म्समध्ये असे डायलॉग्स खूप असतात. तर खरं तर खूप साऱ्या सरकारांना जे जमलं नाही, म्हणजे सरकारं भांडत राहिली लोकांना पोहोचवण्यावरती, पण सरकारपेक्षा मोठा कोण आहे तर सोनू सूद आहे अशी ती भावना लोकांच्यामध्ये होती. तर पुढच्या काळामध्ये सोनू सूद अशा कुठल्या तरी रोलमध्ये, चित्रपटात नाही, लाईफमध्ये नाही, रिअल लाईफमध्ये अशा कुठल्या रोलमध्ये दिसू शकतात राजकारणात? सर, बड़ी लोगों की जब एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि सरकार से पहले आपकी मदद पहुंच जाती है, 2 मिनट में पहुंच जाती है, नूडल से पहले पहुंच जाती है, तो एक डर लगता है कि लोगों की इतनी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि आप हमेशा जिंदगी भर ये ऐसा लाइफ में उनकी भावनाओं का आदर करते रहेंगे। वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो सर रियल लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि जो हम फिल्मों में देखते हैं कि नायक, महानायक, एक दिन की सरकार किसी ने बनाई और लाइफ में ये अचीव किया, वो अचीव किया, तो मुझे लगता है वो फिल्में देखने का फायदा तब है जब आप खुद अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को उतारें और बन के बताएं। मैं बोलता हूँ कि लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई सरकार का आदमी आकर ये काम करेगा, लोकल एमएलए आएगा, एमपी आएगा, कोई भी आके मदद करेगा। मुझे लगता है कि खुद सरकार बन के लोगों को मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद, या फिर इकट्ठे बन के करनी चाहिए लोगों के लिए, इंस्पायर करने के लिए। वही एक तरीका है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कल एक विजयनगरम करके एक गांव है आंध्रा में, बहुत छोटा गांव है, मैं कभी गया नहीं हूँ वहां पर। 1947 से जब देश आजाद हुआ था, वहां से लेके तब से लेके आज तक उस गांव में कोई सड़क नहीं है। लोग अगर एक दूसरी जगह पे जाते हैं, बुजुर्गों को लेकर जाते हैं, तो पालकी बनाते हैं, उनको पालकी में कंधे पे उठाकर वो पहाड़ चढ़कर और दूसरी जगह गांव में जाना पड़ता है। 1947 से वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि यहाँ पे सड़कें बनाएं, बहुत मुश्किल होता है। नहीं बनी सड़कें, आज तक नहीं बनी। लेकिन 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी और कल मैंने वीडियोस देखे कि उस गांव ने प्रेरित होकर उनको इंस्पायर इतने हुए कि सब गांव ने बोला कि अगर सोनू सूद हमारे गांव में आकर मदद पहुंचा सकता है बॉम्बे में रहने के बाद, मुंबई में रहने के बाद, तो हम सारे गांव वाले मिलकर क्यों नहीं बना सकते। सारे गांव वालों ने 2-2 हज़ार रुपए इकट्ठे करने शुरू किए। 2-2 हज़ार इकट्ठे करके उस गांव ने वो जेसीबी मंगा के सड़क बनानी शुरू की, और अभी सड़क ऑलमोस्ट बनने को रेडी है। मुझे लगता है कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे 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 वो रास्ते खुलते गए।
तो ये शिक्षा सबको लेनी चाहिए कि आप एक कदम बढ़ाकर तो देखें और फिर देखिए पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ जाएगी। सोनू जी, आपने कोई काउंट रखा है कितने 5 महीनों में कितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाई है, कितने करोड़ों का आपने लोगों की मदद की है? कोई अकाउंट रखा है इस पूरे चीज का? सर करीबन जो प्रवासी लोगों को घर भेजा वो तो करीबन 1,70,000 के करीब लोग हैं, 2.25 लाख लोग हैं जिनको घर भेज पाए। अलग अलग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर स्टेट दूसरी स्टेट में लोग गए हैं। और करीबन हमने अगर खानों की बात करें तो करीबन अभी 3.5-4 मिलियन, मैं कहूँगा कि 3.5-4 मिलियन लोग हैं जिनको खाना पहुंचा चुके हैं हम लोग। और अभी भी जो सर्जरीज हैं करीबन मेरी काउंट नहीं मैंने किया, पर मुझे लगता है 50 से ऊपर सर्जरीज हो चुकी हैं पिछले कुछ ही दिनों में अंदर। एजुकेशन बहुत सारे लोगों का हो चुका है, उसकी मेरे पास अभी राइट नाउ मेरे पास काउंट नहीं है, लेकिन काउंट रखने की जरूरत भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की चेहरों की खुशियाँ जो है, स्माइल है, वो इम्पोर्टेंट है। शायद मुझे लगता है सोनू जी की पिछले ज़माने में सुपरमैन ही मैन का कोई सीरीज़ आता था, अगले ज़माने में लोग एनिमेशन में सोनू सूद को देखे, सोनू सूद आया है। तो मुझे नहीं लगता कि देश बदलने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, 50-100 सोनू सूद काफ़ी है, लेकिन ये लोग बन नहीं पाते। मुझे एक अलग सवाल पूछना है। मैंने कई शो देखा था जिस शो में सारे विलन का किरदार निभाने वाले लोग थे और वो बोले कि हमें ऐसा रहना पड़ता है, हमें हमारी इमेज उसको प्रिजर्व करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि हम हमारे रियल लाइफ में कैसे हैं तो लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे ऑन हमारे रोल में। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं तो इतना बड़ा विलन हूँ, आजकल तो हीरो ही विलन के काम कर रहे हैं, मैं विलन भी हूँ, मैं हीरो का भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट मामला हो सकता है आगे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ है वो बड़ी टेम्परेरी है, वो शेल्फ लाइफ उसकी बहुत कम होती है। लोग आपकी फिल्म याद करें, अरे दबंग में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम, पर मुझे लगता है जो ये किरदार, ये जिंदगी का हर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। अगर आप अपनी जिंदगी में 1 या 2 लोगों को भी इंस्पायर कर पाए तो आपका जीवन सफल है। अभी तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा काम है, तो यही काम आगे बढ़ा के कोई उसको बड़ा रूप देना ऐसा कभी आपने सोचा है कि ये काम मैं और ज़्यादा लेवल पे लेके जाऊँ? कोई NGO हो या कोई संस्था हो जो इस प्रकार का काम कर सके, ऐसा कुछ सोचा है? देखिए, मुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा कर पाऊंगा, पर मेरी इच्छा है कि देश के हर स्टेट के अंदर हॉस्पिटल खुलवाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने बहुत दुख देखा है लोगों का, बहुत परेशानी में देखा है लोगों को, तकलीफों में देखा है लोगों को। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे सपने की बात करें, जब मैं पंजाब में था, मैंने अगर एक्टर बनने का सपना देखा तो बहुत बड़ा सपना था। लोग हंसते थे कि ये एक्टर कहाँ से बन जाएगा जब कोई पहचान नहीं है, लेकिन बने। अगर आप मेरे सपने की बात करें, उससे मैं सपना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं उसे पूरा कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन उस सपने की अगर कोशिश मैं करूंगा तो मेरी इच्छा है कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 8 से 10 हजार बेड्स के हॉस्पिटल खुलवाऊं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो पूरी दुनिया जनता के लिए, कि वो आके अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। वो मेरा सपना है जिसके लिए मैं मेहनत जरूर करूंगा। बाकी पापा की थोड़ी सी दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। अगर सब हुआ तो मे भी कुछ सालों के अंदर ये सपना भी जरूर पूरा होगा। सोनू जी, खास करून सुशांतचं प्रकरण आल्यानंतर बॉलिवूडवर खूप गंभीर आरोप होत आहेत. काल कंगना राणौत यांनी ट्विट करून सांगितले की बॉलिवूडमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ड्रग माफिया आहेत, अनेक जण ड्रग्स घेत आहेत, अनेकांना अनेक मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना ड्रग्स पुरवले जातात, बॉलिवूडमध्ये ड्रग्सच्या पार्टी होतात. तर तुम्ही बॉलिवूडमध्ये खूप जवळून आहात, तर तुम्हाला काय वाटतं या सगळ्या आरोपांबद्दल? सर देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर बोलना बहुत आसान है। जब आप इस चीज पर बोलते हैं तो लोग पकड़ते हैं, उसको नोटिस करते हैं, अच्छा इसने ये बोला वो बोला। तो इसलिए एक बहुत समय पहले कार्यक्रम आता था, तोल मोल के बोल, कि जो भी हम बोलते हैं उसे तोलना चाहिए, उसको मोलना चाहिए, फिर उसके बारे में बोलना चाहिए। तो बहुत इजी है किसी के बारे में बोलना। बॉलीवुड की छवि बनाने में कई 100 साल लगे, उसको खराब करने में शायद एक दिन लगे, पर हमारी बॉलीवुड बहुत कमाल की फैमिली है, बहुत कमाल का परिवार है। सोनू जी, अभी आपने बताया कि मतलब आपके नाम पे मतलब मकान को आपका नाम दिया जा रहा है, बच्चे को आपका नाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में आपके ऊपर जीवनी मतलब आपकी जीवनी के ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश हो रही है या उसके बारे में चर्चा हो रही है, आपके नाम से मंदिर बना रहे हैं, आपके नाम की आरती बना रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कई लोगों ने ऑफर जरूर किया है सर कि बननी चाहिए फिल्म।
मुझे नहीं पता कि मैं उस लायक हूँ अभी फिल्म बनाने लायक या बनने लायक मैंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन बस प्यार जरूर है। जो प्यार मुझे मिल रहा है उसकी जो कीमत है वो नहीं लगाई जा सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार मुझे मिलता है, और मैं यही सबसे कहूँगा कि वो प्यार बनाए रखे ताकि मैं और और अच्छे काम करते रहूं। फिल्में बने, किताबें लिखी जाएं या ना लिखी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एज लॉन्ग एज ये काम चलता रहे, आई थिंक इससे बेहतर रियल लाइफ जो फिल्म चल रही है उससे बेहतर सुपर हिट फिल्म दोबारा नहीं बन सकती। तो जैकी चैन के साथ आपने फिल्म की थी, तो वो मतलब कैसे आप जैकी चैन के साथ जुड़े और कैसे उस फिल्म का प्रोजेक्ट बना? उन्होंने सर मेरा काम देखा था, जैकी चैन ने कि बहुत फेमस है एक्टर और उनको चाहिए था अच्छी फाइट करने वाला, तो उनकी ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि हम लोग चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें, और फिर जैकी चैन का मैं पहले से ही फैन था और मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, तो एंड आई वाज लैंडिंग ऑन द सेट सर। सोनूजी, फार कमी लोकांना माहीत असेल की तुम्ही डायलॉगसुद्धा लिहिता. मला वाटतं दबंगचे काही जे खूप गाजलेले डायलॉग आहेत, खास करून तो छेदवाला डायलॉग सलमान खान म्हणतात तो सुद्धा तुम्ही लिहिलाय. तर हे डायलॉग वगैरे लिहिणं कधीपासून करताय आणि कसं सुचतं तुम्हाला असे खूप छान गाजले सलमान? मला वाटतं दबंगमधले गाजलेले बऱ्यापैकी डायलॉग तुम्ही लिहिलेले आहेत. पता नहीं सर, अपने आप आ जाता है, माइंड में बच जाती घंटी। अगर आप ट्विटर पे मैसेजेस देखेंगे, मैं खुद ही लिखता हूँ, बहुत फनी मैसेजेस रहते हैं, पर मेरे मदर लिटरेचर के बैकग्राउंड रखते थे और लिखते बहुत अच्छा थे, और मैं भी लिखता हूँ, तो वो जो चीज़ कई बार डायलॉग अच्छे लगते हैं, कुछ सिचुएशंस अच्छी लगती है, मैं शेयर करता हूँ और फिर वो बन जाते हैं। तो अभी भी बहुत सारी फिल्मों में लिखता हूँ, लिखता रहूँगा। आई थिंक वो चीज़ है जो मैं एंजॉय करता हूँ, और आई होप कि ऐसे ही कमाल के हिट डायलॉग्स लिखता रहूँ। शेवटचा प्रश्न हा सोनूजी की तुम्हाला म्हणजे आपण दिसतो इतके सुंदर देखणे, आपली बॉडी इतकी चांगली आहे, आपण इतकं उत्तम ॲक्टिंग करतो आणि आपल्या वाट्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये व्हिलनचे सगळे रोल आले. वाईट वाटलं का की आपल्याला हिरो नाही व्हिलनची कामं करायला लागत आहेत? सर मैं बनने तो हीरो ही आया था, मुझे विलन के रोल नहीं करने थे, लेकिन जब आप किसी कनेक्शन नहीं होता आपका फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको जैसे रोल आते हैं आपको कई बार करने पड़ते हैं। तो मैं बहुत खुश नहीं था जब मुझे पहला विलन का रोल मिला था, लेकिन फिर काम करने के बाद मैंने जाना कि फर्क नहीं पड़ता विलन है या हीरो है, जब तक आप एंटरटेन करते आ रहे हैं लोगों को, चेहरे पे स्माइल लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, और वही मैंने किया, और आई थिंक उसके कारण ही मैं ये सब रोल इतने कन्विन्सिंगली कर पाया। त्यामुळं सोनूजी आता प्रॉब्लेम असा होणार आहे की दबंग जेव्हा आम्ही बघितला होता तेव्हा चुलबुल पांडे आणि तुमची मारामारी होती आणि तुम्हाला तो भरपूर आपकी पिटाई करता है, तो उस वक्त देखने को अच्छा लगा था. अब दोबारा अगर दबंग देखने जाएंगे तो अगर आपकी पिटाई हो रही है तो दिल को अच्छा नहीं लगेगा. ये प्रॉब्लम हो गया, आपको लगता नहीं है? वो सर है, कोई बात नहीं सर, नई दबंग बनाएंगे इस बार, कोई और होगा इस बार, मैं कुछ पीटने वाला काम करूंगा और सामने कोई और मार खाने वाला काम करेगा, तो आपकी दुआएं रही तो ऐसा जरूर होगा सर. सोनू, कोरोनाच्या काळामध्ये असं होतं की परिस्थिती विलन होती आणि त्या विलनपासनं सगळ्यांना वाचवण्याचं काम किंवा त्यातून बाहेर काढण्याचं काम हिरो बनून तुम्ही केलं. तुम्ही अनेकांना प्रेरणा दिलीत, पॉझिटिव्हिटी दिलीत, आशा दाखवलीत. तुमच्यावरची जबाबदारी नक्कीच वाढली आहे, पण ही जबाबदारी पार करण्यासाठी तुम्हाला बळ मिळो, अनेक हात या सगळ्या मोहिमेमध्ये जोडले जाऊत, आणि मनापासून आभार. तुम्ही कट्ट्यावरती आलात आणि खूप छान गप्पा मारल्यात त्याबद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थँक्यू सो मच. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबूया. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा.